टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ इस बार जुड़ रही हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चिंटा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और हम और गौरी आपको इस शो में कई सारी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप दो घर के हैं मालिक तो कैपिटल गेन्स छूट पाने में क्या है बड़ा पेंच। फैमिली मेंबर्स अगर आपने लिया है लोन तो क्या मिलेगी टैक्स में छूट। और साथ ही ये भी बताएंगे कि शेयर ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म से अगर आपको 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ मुनाफा तो क्या जरूरी है ऑडिट कराना। इन सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुद्दा कैपिटल गेन्स को लेकर के। दरअसल कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने के लोग तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, तरह तरह के उपाय दिमाग में सोचते रहते हैं और इसमें कई बार वो भयानक गलती कर देते हैं और जिसका खामियाजा उन्हें आगे चलकर भुगतना पड़ता है। अक्सर एक जो विकल्प लोग सोच बैठते हैं वो ये है कि मान लिया जाए आपके पास प्लॉट है, आपके पास शेयर है, गोल्ड है, उसको आप बेचना चाहते हैं। उसको बेचने से जो कैपिटल गेन्स आपको हुआ है उसको बचाने के लिए लोगों को लगता है कि चलो घर खरीद लेते हैं, उससे हमारा कैपिटल गेन्स टैक्स बच जाएगा। लेकिन क्या ये तरीका सही है? इसमें क्या कोई पेच है क्या? गौरी समझे। गौरी, ये तरीका कितना सही है? देखिए, अगर आप इस सेक्शन में जो कंडीशंस लिखी गई हैं उनको फॉलो करते हैं और वो सारी फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आप कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट, अगर रेजिडेंशियल हाउस के अलावा की हम बात कर रहे हैं क्योंकि उसका सेक्शन डिफरेंट होता है, तो हम अगर खाली लैंड प्लॉट की बात कर रहे हैं या गोल्ड की बात कर रहे हैं या शेयर्स की बात कर रहे हैं, तो इनको बेच के जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उससे आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर बना लेते हैं तो आप जो है कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशंस क्या है? एक तो आपको सारा का सारा कैपिटल गेन जितना भी हुआ है प्लस आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि आपको जितना भी पैसा मिला है उस एसेट को बेच के वो सारा का सारा इन्वेस्ट करना होगा। साथ ही में और कंडीशंस हैं, जैसे आपका एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आपके 2 घर ऑलरेडी हैं तो आप तीसरा घर खरीद के इसका जो है बेनिफिट नहीं उठा सकते। लोग अक्सर ये गलती करते हैं और सोचते हैं कि जितना भी हमें प्रॉफिट हुआ है और जो प्रिंसिपल अमाउंट वापस आया है वो सारा इन्वेस्ट कर देते हैं और एक घर खरीद लेते हैं। लेकिन आपको देखना है कि आपके पास ऑलरेडी 2-3 घर तो नहीं है। एक घर है तो बेनिफिट ले सकते हैं, 2 घर है तो नहीं ले सकते। मतलब 2 घर किसी के पास है तो वो कैपिटल गेन्स बचाने का ये तरीका नहीं है कि हम कोई तीसरा घर ले लें और खरीद लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। इस सेक्शन में डेफिनेटली आप अगर तीसरा घर खरीदते हैं तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन्स। लेकिन मान लिया 2 घर किसी के पास है, अब वो क्या करता है कि 2 घर को में से एक घर तुरंत बेच दिया किसी को, चाहे किसी को दे दिया, गिफ्ट कर दिया, और फिर मान लिया प्लॉट उसके पास है, उस प्लॉट को बेच करके वो घर खरीदना चाह रहा है। तो प्लॉट बेचने से जो कैपिटल गेन्स हो रहा है वो तीसरा घर ले रहा है, लेकिन कहने को दूसरा घर है क्योंकि तीसरा घर खरीदने से पहले दूसरे घर को बेच लिया, गिफ्ट कर दिया है। तो ऐसे केस में कैपिटल गेन्स मिलेगा? देखिए, इसमें लॉ कोई सेक्शन के तहत नहीं बताता कि इसमें आपको क्या करना है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी जजमेंट्स हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं कि प्लॉट बेचने से जस्ट पहले आपने अपना एक हाउस प्रॉपर्टी बेच दी और आपने उसको बेसिकली गिफ्ट कर दिया अपनी वाइफ को या अपने किसी रिलेटिव को, और आपने फिर एक और घर खरीद लिया कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जो लॉ का पर्पस है उसको डिसीव कर रहे हैं, आप उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपका केस कोर्ट में जाएगा तो डेफिनेटली आप केस हारेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जजमेंट्स हैं जहाँ पे बोला गया है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम ये मानेंगे कि वो घर भी आप ही का है और जो आपने एक और घर लिया है वो आपका तीसरा घर है, तो आपको बेनिफिट इसमें कैपिटल गेन टैक्स बचाने का नहीं मिलेगा। तो मतलब इसमें ये साफ तौर से जाहिर हो जाता है अगर कि आप टैक्स बचाने के पर्पज से ये काम किए हैं, आप गिफ्ट किए हैं घर को, तो ये फिर आप ये गलत कर रहे हैं, इसमें आपको छूट नहीं मिलेगी। बिल्कुल ये कोई सेक्शन नहीं है, ये जजमेंट है, उसके आधार पर आप ये निष्कर्ष पर पहुंच रही है। बिल्कुल। तो अगर आप भी कैपिटल गेन्स बचाने के कुछ अलग अलग तरीके सोच रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ये नियमों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ऐसा ना कि आप कैपिटल गेन्स बचाने चले और बाद में आपके ऊपर भारी पेनल्टी लग जाए, फिर आप कहीं के ना रहें। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों करने से पहले, कदम उठाने से पहले बारीक से उनके कानून को समझना आपको ज़रूरी है, जो हमारे टैक्स गुरु गौरी ने आपको समझाया। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली, जहाँ से जितेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू। बताओ, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बताएं टैक्स गुरु में कैसे जुड़ना हुआ आपका?
जी, मेरे को एक सवाल था। हाँ हाँ। मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी के लिए काम करता हूँ, जो कि लिस्टेड कंपनी है, अच्छा। और मेरे को कुछ आरएसयूज मिले हुए हैं। और सवाल ये था कि सपोज अगर मेरी स्पाउस वाइफ जो है वो यूएस में H1B वीज़ा पे हैं, और अगर मैं उन आरएसयूज को रिडीम करता हूँ, मेरे को इंडिया में उस पर 20% कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा। अगर अगर शॉर्ट टर्म होता है तो 20%, लॉन्ग टर्म होता है तो कुछ 10%। बट अगर मैं उन्हीं आरएसयूज को यूएस में ही अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर सकूँ, कैन आई सेव टैक्स ऑन दोज आरएसयूज? इज इट पॉसिबल? गौरी। देखिए लक्ष्मण, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली तो इंडियन लॉज आते हैं, दूसरे आपके जहाँ के। जहाँ यूएस के या जिस भी कंट्री की हम बात करें वहाँ के लॉज आते हैं। तो यूएस के लॉज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको लोकल प्रैक्टिशनर से पूछना होगा कि कैसे आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आप इंडियन लॉज की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में अगर आपकी कोई भी इनकम इंडिया में अखरू, अराइज या रिसीव हो रही है, यानी कि अगर ये आरएसयूज आपने इंडिया में रिसीव किए हैं, इनका बेनिफिट यहाँ पे लिया है, या आपने यहाँ पे अखरू हुए हैं, या किसी भी तरह से इंडिया से कोई कह सकते हैं रिलेशन है, तो यहाँ पे इसकी टैक्सेबिलिटी बनेगी। अब या तो आप इस पे टैक्स पे करके आप कुछ भी कीजिए। अगर आप इसको सीधा सीधा अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो आपके ऊपर इंडियन लॉज के हिसाब से क्लबिंग के प्रोविजंस होते हैं। तो यानी कि अगर आपकी वाइफ ने ये इनकम रिसीव की है, तो उनसे उनको जो भी इंटरेस्ट आएगा वो सारा सा सारा आपके इनकम में ऐड होगा। तो ये तो हो गई इंडियन लॉज की बात। तो इंडिया में आपके लिए मैं शॉर्ट में बताऊँ तो ये जो पूरा आप अरेंजमेंट सोच रहे हैं, ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला नहीं है। यूएस में इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ये वहाँ के लोकल प्रैक्टिशनर आपको बता पाएंगे। तो जितेंद्र जी, अब तो कोई उलझन नहीं है। जी, थोड़ा सा मुझे ये था कि मैंने चेक किया था यूएस लॉज का भी, तो वहाँ पर शायद आप किसी को भी गिफ्ट दे सकते हैं अप टू 16,000 यूएसडी इन अ फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी टैक्स लाइबिलिटी। सो मुझे वो तो मैंने पता कर लिया था, लेकिन इंडिया लॉज के पर्सपेक्टिव से, और ये आरएसयूज जो है मेरी सैलरी का पार्ट है, तो भी मेरी टैक्स देनदारी बनेगी इस केस में? बिल्कुल, देखिए ये आपकी सीटीसी का पार्ट है, आपकी सैलरी का पार्ट है। आरएसयूज़ आपको मिलते हैं जब आप किसी कंपनी में कुछ साल तक काम करते हैं, आपको रिटेन करने के लिए कंपनी आपको देती है, तो डेफ़िनेटली जो टैक्स लायबिलिटी है, वो आप ही की होगी। अगर आप उसको किसी भी तरह से किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे, तो अगर कभी केस लगा, तो आपके लिए प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि आपने ये इस पे टैक्स क्यों नहीं दिया। क्योंकि अल्टीमेटली ये आपके नाम पे आपको मिले हैं, आपकी सर्विसेज जो आप उस कंपनी को दे रहे हैं उसके लिए मिले हैं। तो इंडिया में डेफिनेटली इसकी टैक्सेबिलिटी आप ही के हेड में होती है, आप ही के पैन पे होगी। तो फिर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूएस में आप कितने डॉलर ट्रांसफर करने का टैक्स बेनिफिट ले देखिए, सकते हैं? एक बार इन्होंने टैक्स दे दिया उस पैसे पे, उसके बाद ये कुछ भी करे वो उनकी इच्छा है, अच्छा। लेकिन टैक्स देना जरूरी है। क्योंकि उनके सीटीसी का पार्ट है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जितेंद्र जी, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ साफ हो चुका है, और जैसा कि गौरी ने बताया, फिर भी आप यूएस लॉ का आपने जानकारी ले ही ली है, तो उस हिसाब से आप कदम उठा सकते हैं। चलते हैं आगे। वहाँ से मुरादाबाद है। मुरादाबाद में राधे रमन अग्रवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राधे रमन जी, नमस्कार। क्या सवाल आपके पास? नमस्कार नमस्कार। बताएं, क्या सवाल आपके पास? मेरा सवाल है आज मेरा सवाल है, क्या इक्विटी शेयर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम का टर्नओवर 10 करोड़ से भी ज्यादा हो तो आईटीआर 2 में ऑडिट कराना होता है या ऑडिट नहीं कराना होता है? ठीक है, तो देखिए इसमें आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ऑडिट कराना होता है अगर आपकी बिजनेस इनकम, आपका बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, और इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि हम अगर कैश डीलिंग है हमारी 5% से ज़्यादा इनकम या एक्सपेंस, तो ये टर्नओवर 1 करोड़ माना जाता है। बट हम मान के चल रहे हैं क्योंकि आपका शेयर का काम है, शेयर्स पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका 10 करोड़ का टर्नओवर, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन होगा। तो अब इस केस में आपका क्योंकि 10 करोड़ का टर्नओवर हम ले रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आपका बिजनेस इनकम है या एक्चुअल में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो कितना भी हो आपको उसमें ऑडिट नहीं कराना। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये, और इतना बड़ा आपने उसमें अमाउंट इन्वेस्ट किया है, और आपने इतने कम समय में उसको बेचा है,
तो मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल है कि ये जेन्युइनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और आपकी बिजनेस इनकम नहीं है। बिजनेस इनकम कब मानते हैं? जब आप बहुत फ्रीक्वेंटली शेयर्स में डीलिंग कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, बार बार खरीद रहे हैं, बार बार बेच रहे हैं, वॉल्यूम ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी बिजनेस इनकम बन जाती है। तो अब ये आपको प्रूव करना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट है या बिजनेस है। अगर आपको हर साल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है और वो भी इतने बड़े अमाउंट का, तो मैं इसको कभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं मानूंगी, मैं इसको बिजनेस इनकम मानूंगी और इसमें आपका ऑडिट होना जरूरी होगा। तो आपको खुद देखना है कि क्या आप तो prove सामने कर सकते फोन हैं। लाइन पर जुड़े ही हो, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि राधारमन जी इसको आप कैसे देखते हैं, अपना बिजनेस मैं- इनकम मानते हैं? मैं पेंशन से इनकम आती है मेरी, ठीक है, और मेरे केवल 7-8 केवल ट्रांजेक्शन होते हैं पूरे साल में। एक्चुअली मेरे शेयर्स कई गुने एक्स हो जाते हैं। नहीं पर इतना कैसे कि आपका 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो जाता है? और इसमें भी देखिए, अब आप कह रहे हैं आपकी पेंशन की इनकम है और आप एक्टिवली अभी कहीं काम नहीं कर रहे हैं। पेंशन तो आपको आ रही होगी रिटायरमेंट के बाद, तो आप एक्टिवली तो कहीं जॉब नहीं कर रहे। तो अगर आप एक किसी से भी पूछेंगे तो देखिए, प्रोफेशनली हर कोई आपको एक अलग जवाब देगा क्योंकि ये प्रोफेशनल जजमेंट पे है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि आप एक्टिवली कहीं काम नहीं कर रहे हैं, आपको तो पेंशन आ रही है और आप इतना टर्नओवर कमा रहे हैं साल में कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, और अगर आप इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे आपकी रिसर्च भी है, आपका एफर्ट है, आप स्टडी करते हैं उन शेयर्स को और आप चुन के बहुत अच्छे शेयर्स खरीद रहे हैं। मैं इसको बिजनेस इनकम मानूंगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं, और मैं इस केस में आपका ऑडिट रेकमेंड करूंगी। तो अग्रवाल साहब, ये जैसा कि गौरी ने बताया कि हर प्रोफेशनल की अपनी अपनी राय हो सकती है, एक सब्जेक्टिव इशू है। तो जैसा कि गौरी के इस हिसाब से ये एक बिजनेस इनकम माना जाएगा और उस हिसाब से आपको आगे कदम उठाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कोई दुविधा है तो आप एक सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। क्यों गौरी? बिल्कुल। हाँ, चूंकि अच्छी खासी आमदनी हो रही है और पेंशन से हो रही है, तो सबसे पहले आपको बधाई भी दूंगा कि आप इतने अच्छे से इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छे कमाई आप कर रहे हैं शेयर बाजार से। चलिए अब चलते हैं जयपुर, जहाँ से जीपी गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुप्ता जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार लक्ष्मण जी, नमस्कार नमस्कार गौरी मैम। नमस्ते। मेरा एक सवाल है मैम, मैं शेयर्स में डील करता हूँ, अच्छा, और शेयर्स में मेरा ये है कि अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है। तो मेरा ये सवाल है कि मेरे पास यदि एक्यूमुलेटेड लॉस है पुराने पीरियड का, तो मुझे पहले 1 लाख रुपए का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो मिलना चाहिए इनकम टैक्स स्टेटमेंट भरते समय, या पहले एडजस्ट करना चाहिए पुराने एक्यूमुलेटेड लॉस को? देखिए, जब आप रिटर्न भरेंगे तो ऑटोमेटिकली पहले आपको ये 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये 1 लाख का बेनिफिट आपके उसी फाइनेंशियल ईयर तक रिस्ट्रिक्टेड है, जबकि जो लॉस है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जब आप अपना कैलकुलेट करेंगे, आप देखेंगे जब आप रिटर्न भर रहे हैं ऑटोमेटिकली सिस्टम आपका पहले 1 लाख का बेनिफिट देगा, उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो आपका पुराने सालों का लॉस एडजस्ट करके जो बैलेंस है उसको टैक्सेबल करेगा। चलिए तो गुप्ता जी कंफ्यूजन दूर हो गया? सर एक सवाल था हाँ हाँ। कि मैंने मेरे शेयर से बात करी, तो वो एवरी डे पहले पुराना एक्यूमुलेटेड लॉस एडजस्ट करता है और बाद में बचता है तो फिर 1 लाख को वो ऑफ करता है। तो क्या मैं इसके लिए रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, और कर सकता हूँ तो कितने साल के पीछे जा सकता हूँ मैं? देखिए, आप एक बार देखिए रिटर्न भरी कैसे है, क्योंकि जब आप सिस्टम में डालेंगे ऑटोमेटिकली वो आपको 1 लाख का बेनिफिट पहले देगा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। कहीं ना कहीं इसमें गलती भी हो सकती है कि आपकी कोई डेट गलत डल गई और वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में चला गया, तो एक बार आप रिटर्न को स्टडी कर लीजिए। अगर कोई गलती हुई है आप इसको रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। इस साल की रिटर्न जो आपने अभी जुलाई में भरी होगी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 की रिटर्न आप 31 दिसंबर तक रिवाइज कर सकते हैं, उससे पहले की रिटर्न कोई भी आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये गौरी जी की राय है, और आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन बना रहा है आगे चलकर, आप रिटर्न देखेंगे उसके बाद भी, तो आप tax@moneycontrol.com पर हमसे संपर्क करिएगा, हमारे टैक्स एक्सपर्ट आपको आगे भी सलाह देते रहेंगे। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फैमिली मेम्बर्स अगर आपने लिया है लोन तो क्या मिलेगी टैक्स में छूट, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।